हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रतापनगर कहकर एक गांव में बुलबुल अपने बूढ़े माता पिता संग रहती थी। वो एक ढाबे पर खाना बनाने का काम किया करती। उसके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता और सभी उसकी बहुत तारीफें भी किया करते। अरे वाह जी वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भैया। ये तो आज का दिन तो और भी ब्यूटीफुल हो गया। अरे सच में, इस लजीज खाने और मसालेदार खाने के साथ ये ठंडा ठंडा मीठा मैंगो मिल्क शेक पीकर तो कलेजे में मानो बर्फबारी ही हो गया। अरे क्या लल्लू, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। बुलबुल जिस ढाबे पर काम करती थी उसका मालिक तिवारी बहुत ही बुरा आदमी था। वो बुलबुल से बहुत ज्यादा काम कराता था और तो और उसे वो बहुत ही कम तनख्वाह देता था। बुलबुल बेचारी कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे अपने बूढ़े माता पिता को संभालने के लिए बस पैसों की जरूरत थी, फिर चाहे वो कम हो या ज्यादा। बुलबुल, आज तुम्हें जाते जाते 11:30 से 12 बज सकते हैं, क्योंकि कल सुबह एक बहुत बड़ा शादी का ऑर्डर देना है। तो उसकी सारी तैयारियां तुम आज रात को ही पूरी कर देना। लेकिन तिवारी साहब, ये कौन सा ऑर्डर है? इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि ये ऑर्डर मुझे आज ही मिला है। अब तुम मना नहीं कर सकती, वरना मैं तुम्हारा आज के दिन का हिसाब भी नहीं दूंगा। लेकिन तिवारी साहब, मेरे बूढ़े माए बापू हैं, मुझे उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। वो सब मैं नहीं जानता। बेचारी बुलबुल को ओवर टाइम काम करना पड़ता है, जिसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसके माता पिता स्वर्णा और राजेंद्र मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर से लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनके पैरों पर गहरी चोट आती है और वो अपाहिज हो जाते हैं। बुलबुल अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है। बुलबुल, तू इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। तुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी, ये संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि तुझे अपने अपाहिज माता पिता का ध्यान रखना है, उनकी हिफाजत करनी है। बुलबुल अपने माता पिता का खूब ध्यान रखती और ढाबे का काम भी संभालती। स्वर्णा और राजेंद्र को बहुत बुरा लगता है। हमें माफ कर दे बुलबुल बिटिया, हमारे कारण ही तुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है। तेरे शादी ब्याह के उम्र में हम तुझ पर खामखा बोझ बन रहे हैं। हाँ बेटी, माफ कर दे हमें। हम एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। माई बाबू, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप दोनों तो मेरी दुनिया हो। मैं आप दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और जो कुछ भी बचपन से लेकर आज तक आप दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो वो सब आपको कभी दूंगी भी कि नहीं, मुझे नहीं पता। बुलबुल अपनी आधी तनख्वाह अपने माता पिता की दवाइयों में लगा देती है, लेकिन उसे इन सब का कोई गिला शिकवा नहीं था। वो अपने माता पिता के लिए हर वो चीज करती जो उससे हो पाती। वो उनके खाने पीने, ओढ़ने और दवाइयों में कोई कमी नहीं करती। एक दिन तिवारी के ढाबे पर एक अमीर आदमी खाना खाने आता है। उसका नाम अंकुर होता है। अंकुर जब बुलबुल के हाथ का खाना खाता है, वो तभी उसे देख उसके प्यार में खो जाता है। तभी बुलबुल किसी को खाना परोस रही होती है और गलती से उसके हाथ से कांच का ग्लास गिरकर टूट जाता है, तो तिवारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ अंधी, दिखाई नहीं देता क्या? क्या नींद में काम कर रही है? हाँ, बेवकूफ कहीं की। चल जा, काम निपटा। तिवारी बुलबुल को धक्का मारता है और उसे चोट आती है। तभी अंकुर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है। ये क्या बेहूदगी है? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की को धक्का मारते हुए? हाँ, अरे क्या गुनाह कर दिया इसने इतना बड़ा? एक कांच का गिलास ही तो तोड़ा है। अरे ओए हीरो, अपनी हीरोगिरी ना इस ढाबे के बाहर दिखाइयो। यहां पर सिर्फ मेरा राज चलता है। चल चल, निकल यहां से। उम्र में बड़े हो इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अभी यहाँ के यहाँ आपकी हड्डी पसली एक कर दी होती मैंने। आप ठीक तो है ना मैडम? आपको चोट आई हो तो ये ऑइंटमेंट लगा लीजिए प्लीज, ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। बुलबुल जब घर आ रही होती है तभी अंकुर फिर से उससे मिलता है और वो उसे कहता है। हाय, मेरा नाम अंकुर है। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। आपका नाम? बुलबुल। बुलबुल नाम है मेरा। धन्यवाद मेरे लिए आवाज उठाने के लिए। साहब ऐसे ही हैं, वो भरे ढाबे के सामने मुझे बुरा भला बोलते हैं और धक्का देते हैं। फिर आप उस हैवान के पास क्यों हो? आपको वहां काम नहीं करना चाहिए बुलबुल जी। सब कुछ कहने के लिए जितना आसान होता है ना,
उतना ही करने के लिए कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे माई बापू दोनों बहुत बूढ़े हैं, अपाहिज हैं, और मैं उन्हें संभालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए तिवारी साहब के ढाबे पर हूँ। बाबू साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो। देखो बुलबुल, तुम्हारे हाथ में साक्षात जादू है। तुम अपना खुद का ढाबा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन प्लीज तुम अब उस हैवान के पास काम करने नहीं जाओगी। नहीं बाबू साहब, मैं ये नहीं कर सकती। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दो। आप गरीबों की मदद करो, बेजुबान जानवरों की मदद करो, लेकिन मैं आपसे इतनी बड़ी मदद नहीं ले सकती। प्लीज चलिए, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। बुलबुल वहां से चली जाती है। लेकिन प्यार में बेचैन और बेकरार अंकुर बस दिन रात उसी के बारे में सोचता है। उसके दिल को चैन कहाँ आ रहा था। वो रात में अपने कमरे में सो नहीं पा रहा था। जहां तक मैं समझता हूं, बुलबुल जी मदद लेने वालों में से नहीं है। उनके लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है, इसलिए मुझे उनकी इनडायरेक्ट हेल्प करनी होगी। आइडिया, हाँ, ये सुपर्ब आइडिया रहेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये आइडिया जरूर काम करेगा। अंकुर गांव में जानबूझकर कुकिंग कंपटीशन रखवाता है, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं आने देता ताकि बुलबुल को शक न हो। बुलबुल उस कंपटीशन में पार्ट लेने आती है और अंकुर ये सब चुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा होता है, हे ऊपर वाले, प्लीज प्लीज बुलबुल जी ही इस कंपटीशन की विनर बने और जजेस को उनकी ही डिश पसंद आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो 30 लाख रुपए का इनाम और 20 एसी जीत जाएंगी, जिसके बाद उन्हें खुद का ढाबा खोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। हे अन्नपूर्णा माँ, मेरा साथ दो। मुझे ये कंपटीशन हर हाल में जीत कर ही रहना है, क्योंकि अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो मैं अपना खुद का ढाबा खोल सकती हूँ और मेरे ढाबे में एसी भी लगाऊंगी। बुलबुल बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, जिन्हें खाकर जजेस खुशी से झूम उठते हैं और इसी के साथ बुलबुल उस कुकिंग कंपटीशन की विनर बन जाती है। वो उन पैसों से अपना खुद का ढाबा खोलती है और उसमें हर तरफ एसी लगाती है। वो घर में भी 2 एसी लगाती है, जिससे स्वर्णा और राजेंद्र को एसी से राहत मिले। बुलबुल के ढाबे पर अंकुर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। बधाई हो बुलबुल जी, आखिरकार आपने कर दिखाया। सच में मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जी धन्यवाद बाबू साहब, लगता है आपका मेरे जीवन में आना काफी शुभ साबित हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं भी ये मान लेता हूँ। बुलबुल और अंकुर अब एक दूसरे को रोजाना मिलने लगते हैं और ढाबा बंद होने के बाद वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते हैं, घूमने जाते हैं और बुलबुल अंकुर को राजेंद्र और स्वर्णा से मिलाती है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उनकी शादी हो जाती है। बुलबुल के ढाबे की सफलता देख तिवारी को बहुत जलन होने लगती है। एक दिन वो उसके ढाबे में आता है। अरे बिल्कुल, तुम्हें इतनी तरक्की करते देख बहुत खुशी महसूस हो रही है। यूं ही आगे बढ़ती रहो। धन्यवाद तिवारी साहब। तिवारी चुपके से ढाबे में बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में अंकुर उसे देख लेता है और वो तुरंत उस बॉम्ब को डिस्पोज करता है, जिसके बाद तिवारी को इस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और बुलबुल खुशी खुशी अपना एसी ढाबा चलाती है और जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करती है। माँ, मेरे हाथ पे ये 3 तिल क्यों है, वो भी इस तरह लाइन से। कितना क्यूट लगता है ना। रूही बिटिया, तू यहीं रुकना, मैं पानी की बोतल और तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं यहीं पर आपका इंतजार करूँगी। और हाँ, पटरी के नजदीक मत जाना, इधर बेंच पर ही बैठी रहना। हाँ हाँ माँ। सुनीता अपनी 8 साल की बेटी रूही को रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठाकर कुछ लेने जाती है। सुनीता एक विधवा औरत थी। उसके पति का देहांत हाल ही में हुआ था, जिसके बाद वो अब दूसरे गांव जा रही थी नौकरी के सिलसिले में। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी उसी रेलवे स्टेशन पर बदलने वाली थी। सुनीता जैसे ही सामान लेकर पीछे मुड़ती है, रेलवे स्टेशन पर आग लगी हुई होती है। हर कोई आग से बचकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। रूही, रूही मेरी बच्ची, रूही, रूही कहाँ हो तुम? हे खाटू महाराज, मेरी बेटी की रक्षा करो। आहा! उतने में सुनीता को कोई धक्का मारता है और वो गिर जाती है। वहां का डिपार्टमेंट सभी को भगा रहा होता है। आधे लोग जल रहे होते हैं। सुनीता को भी वहां से भगाया जाता है। वो अपनी बेटी को देख ही नहीं पाती। अगली सुबह वो फिर से रेलवे स्टेशन पर आती है, लेकिन उसे उसकी रूही नहीं मिलती। अरे माफ करना बहन जी,
लेकिन आपकी बेटी शायद कल के हादसे में नहीं बची होगी। रूही, मेरी बच्ची, मेरे जीने का आसरा थी वो। मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए और अब बेटी भी। रूही, लौट आना बाबू, मेरे बच्चे। सुनीता समझ जाती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक ही हफ्ते में उसने अपने पति और बेटी दोनों को खो दिया। सुनीता को जीने की बिल्कुल भी आस नहीं थी। वो कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। एक दिन वो एक कुएं में कूदने जा रही होती है। तभी वहां पर एक औरत आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। उस औरत का नाम आस्था होता है। रुको, ये तुम क्या करने जा रही हो? मर जाने दीजिए मुझे, मुझे नहीं जीना। मैं किसके लिए जीऊं? मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। पहले बचपन में माँ बाप चले गए और अब पति और बेटी दोनों। मुझे मरने दीजिए मैडम। ऐसी बातें मत करो, बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? सुनीता रोते रोते आस्था को सब कुछ बताती है और फिर आस्था उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है और उसे कुछ पेशेंट्स दिखाती है। देखो देखो इन्हें, ये सारे मेरे पेशेंट्स हैं। ये सभी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं क्योंकि इनके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये लोग रोज बिलक बिलक कर रोते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जीना है। सुनीता, जो तुम्हारे पति और बेटी के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है ना? तुम तो ठीक हो ना, सही सलामत हो ना? फिर क्यों मरने की बातें कर रही हो? ये जिंदगी बहुत अनमोल होती है। इसे किसी और के लिए ना सही, लेकिन खुद के लिए तो जियो। आस्था की बातें सुनकर सुनीता को अजीब सा एहसास होता है। आस्था अब सुनीता को अपने घर ले जाती है। आस्था एक डॉक्टर होती है और वो अपने पति दिग्विजय और 20 साल के बेटे करम के साथ रहती है। आस्था और उसका परिवार सुनीता का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन सुनीता उनके घर पर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती। वो उनके घर पर सुबह शाम खाना बनाती और रहती। उन तीनों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। वाओ, ये नूडल्स तो बहुत ही अमेजिंग बनाए हैं सुनीता आंटी। आपने तो कमाल ही कर दिया। रूही को बहुत पसंद था ये नूडल्स, इसीलिए मैं उसके लिए अक्सर बनाया करती थी। अच्छा सुनीता, जब तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो तुम एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेती खुद का? हाँ? अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया तुमने दिग्विजय। सुनीता, तुम्हें मैं पैसों की मदद करूंगी। हाँ, तुम मुझे पैसे बाद में लौटा दोगी तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैडम, सुनीता, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा सुनीता। याद है ना, किसी के लिए नहीं लेकिन अपने लिए, खुद के लिए। गॉट इट? आस्था सुनीता को पैसों की मदद करती है और सुनीता अपना ढाबा खोलती है। वो उस ढाबे में स्वादिष्ट व्यंजन पकाती है और उन्हें बेचती। लोगों को उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और इसी के चलते सुनीता का ढाबा गांव के प्रसिद्ध ढाबों में से एक हो चुका था। सुनीता बहुत खुश थी। वो अपनी पहली कमाई खाटू महाराज के चरणों में जाकर रखती है। हे खाटू महाराज, अपना आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बनाए रखना। इनकी और रूही की कमी तो बहुत खलती है, लेकिन अब यही जीवन की रीत है। आज मैं समझ चुकी हूँ, रात अगर घनी है तो क्या हुआ, सवेरा तो आकर ही रहेगा। और मेरी जिंदगी का सवेरा हो चुका है। मैं जानती हूँ रूही के पापा और रूही मेरी सफलता देख बहुत खुश हो रहे होंगे। रूही को अपनी गरीब माँ का ढाबा देख बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। सुनीता दिन रात मेहनत करती है और वो ऐसे ही कई महीनों तक मेहनत करके आस्था के पैसे चुका देती है। 17 साल बाद सुनीता आज भी ढाबा चला रही है और वो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मेहनत वो बेहिसाब करती है और खुद ही अकेली रहकर अपना जीवन गुजारती है। सुनीता वक्त के साथ जीना सीख चुकी थी। एक दिन उसे एक बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर आता है। एक नौजवान उसके ढाबे पर आकर उसे ये ऑर्डर देता है। लिख लिया ना काकी सब कुछ? अच्छे से खाना बनाना और परसों सुबह तक पहुंचा देना। हमारे कैटरर्स वालों ने आखिरी समय पर मना कर दिया। हम दूसरे गांव में ही रहते हैं। हमारे गांव में इतने ढाबे नहीं हैं, इसीलिए हम आपके ढाबे पर आए। ठीक है बेटा, मैं ऑर्डर पहुंचाने आ जाऊंगी।
तुम निश्चिंत रहो। सुनीता रात को 3 बजे उठकर ही सारा खाना बनाना शुरू करती है और सुबह 8 बजे वो उस गांव में ऑर्डर देने निकल पड़ती है। वो उस बताए गए पते पर पहुंचती है। वहां का घर बड़ा होता है और बहुत ही सुंदर तरह से सजाया हुआ होता है। सुनीता खाना रखकर वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसकी साड़ी का पल्लू एक कमरे के दरवाजे में अटक जाता है। ओफो, ये पल्लू भी ना। सुनीता जब उस कमरे में देखती है तभी दुल्हन सज रही होती है, लेकिन ये क्या, उसके कमरे का पर्दा खिड़की में रखे दिए से चिपककर आग पकड़ लेता है और पूरा कमरा जलने लगता है। सुनीता देखती है कि उस दुल्हन के हाथों पर 3 तिल होते हैं और सभी चिल्लाते हैं, रूही, रूही, रूही। इसका मतलब मेरी रूही इतने सालों तक जिंदा थी। बचाओ माँ, कोई है? 17 साल पहले उस आग में मैं तुझे बचा नहीं पाई थी बिटिया, लेकिन आज मैं तुझे फिर से नहीं खोऊंगी मेरी बच्ची। मैं आ रही हूँ। रूही बेहोश हो जाती है और तभी सुनीता आग में चलकर अपनी बेटी को बचाती है। वो उसे आग से बाहर निकालती है और उसके होने वाले पति के साथ हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में सुनीता ही रूही को खून देती है और तभी डॉक्टर ब्लड सैंपल्स मैच होते देख सभी को ये बता देते हैं कि रूही की सगी मां सुनीता ही है। सुनीता रूही के होने वाले पति ईशान और उसकी होने वाली सास बरखा को 17 साल पहले की सारी कहानी बताती है। इसका मतलब आप मेरी सास माँ जी? समधन जी। ईशान सुनीता के गले लगता है और बाद में जब रूही को होश आता है तब आखिरकार 17 सालों के बाद 2 माँ बेटी एक हो जाते हैं। माँ, रूही मेरी बच्ची। रूही और ईशान की शादी हो जाती है और सुनीता उन दोनों को अपना आशीर्वाद देती है। सुनीता अब अपने ढाबे को संभालने के बाद हर रोज रूही से मिलने आया करती और इस तरह आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी अपने अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।